बड़ा सवाल है। बाबर शेर दोबारा से कांग्रेस में आ रहा, डर लग रहा क्या? देखिए, रामजी लाल का परिवार एक सामाजिक और मर्यादित परिवार माना जाता है, संस्कारों वाला परिवार माना जाता है। चौधरी भजनलाल की डॉक्टर रामजी लाल की भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है भी थी। आपने ही उस परिवार को हराना पड़ा, इस बात का मलाल है। अगर कल को कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आते हैं तो चंद्र प्रकाश जी उनका स्वागत करेंगे। तो इसके लिए क्या बड़ी वजह मानते हैं? जो कुलदीप बिश्नोई अपने पिताजी की जो विरासत थे उसको कैरी नहीं कर सके, जो कि वो बीजेपी का राज है, बीजेपी के साथ वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो वो लोगों के काम क्यों नहीं करवा सके? देखिए, तरह क्या मैं एक बड़े परिवार से आता हूं, मैं तो जीत ही जाऊंगा, लोग मुझे वोट ही दे देंगे, तो जो धरातल की चीजें थी वो सरकार तक वो नहीं रख पाए। देखिए, कारण क्या रहा? कटाव रहा क्या जनता इसमें से? जो बता है, कांग्रेस केरल को अगर हम छोड़ दें, लगातार चुनाव हार गई, आप यहां पर भी चुनाव हार गए, नगर निकाय के भी चुनाव हार गए, तो क्या वजह मानते हैं आप देखिए, इस सरकार का भेदभाव नहीं इस क्षेत्र के साथ? बिल्कुल निश्चित तौर से ये बात विधानसभा में हर और जो कि ये बात समानता की करते हैं। सत्र में मेरा अगला सवाल यही है, क्या कुछ लोग आज के युवा पीढ़ी ये कहती है राजनीति गंदी है? अधिकारी की जॉब ज्यादा कठिन है या विधायक की जॉब ज्यादा कठिन? नहीं, देखिए, मतलब जिस आदमपुर के पूरे हरियाणा के अंदर चर्चे थे, जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता था, उसकी ये दुर्गति। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, आदमपुर हलका, हम ये भी कह सकते हैं कि ये हलका सिरमौर रहा है। इस हलके ने करीब करीब 12-13 साल मुख्यमंत्री पद की नुमाइंदगी की है, सामान्य बात नहीं है। और इस हलके की डेमोग्राफी अलग है और हलकों से। यहां बड़े बड़े धुरंधरों ने चुनाव लड़े। मौजूदा विधायक चंद्र प्रकाश जी, जो पूर्व आईएएस अफसर हैं, इन्होंने इस बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और जो सट्टा बाजार या अन्य एजेंसियां लगातार इस सीट को बीजेपी के खाते में दर्शा रही थी, उनको मुंह की खानी पड़ी। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं और हम इनसे आदमपुर की राजनीति को लेकर चर्चाएं करेंगे, भविष्य में इनकी क्या योजनाएं हैं, सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले तो एमएलए साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद आपका जी। कई दिनों से ट्राई कर रहे थे और आज हमारा सौभाग्य, मंच का भी सौभाग्य है कि आपने कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। जो आदमपुर की हम बात करें चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले आदमपुर की बात करते हैं। आदमपुर हल्का ये कहिए कि चौधर में कभी पीछे नहीं रहा है, क्योंकि 12-12.5 साल इस हल्के से मुख्यमंत्री जी रहे चौधरी भजनलाल जी, और अभी भी विकास में पिछड़ा हुआ है। इसके लिए बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मतलब बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इसमें जो समय के साथ जो यहाँ पे विकास की बातें चलनी चाहिए थी, वो पिछले 15 और 20 साल से बिल्कुल नहीं चली। ना ही इस तरह का कोई योजनाएं बनी, ना ही किसी तरह का इस तरह से सोच रही कि इस इलाके को आने वाले समय में अच्छी शिक्षण संस्थाएं चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य संस्थाएं चाहिए, इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी आने वाले समय में। मंडी आदमपुर है, बहुत बड़ा गांव बालसमंद है, हाँ, उसके आसपास का इलाका है, बिल्कुल वो सारा इलाका राजस्थान से लगता हुआ है, और सिंचाई के लिहाज से देखें तो वो टेल पे पड़ता है। और सिंचाई, क्योंकि किसानों की बहुतायत है, किसानों का इलाका है, अच्छी फसलें होती हैं, आदमपुर मंडी में फसलें आती हैं। और अभी हमने जो एक बालसमंद में सब यार्ड बना हुआ था, जहां जंगल बना खड़ा था, तो जैसे ही मैंने विधानसभा पहली जो सत्र हुआ उसमें ये बात रखी कि हमारी एक सब यार्ड है, छोटी मंडी जिसको कह सकते हैं, वहाँ जंगल बना हुआ है। तो अब वहाँ पे जब ये बात रखी गई
और विभाग ने कार्रवाई की और मैंने भी निजी तौर से मंत्री जी से अधिकारियों से चर्चा की, तो वहां तुरंत उन्होंने इसका संज्ञान लिया और आज बालसमंद मंडी में अब गेहूं की भी आवक हुई है, गेहूं खरीदी गई है जी, दुकानें बनने लगी हैं, 30 या 40 दुकानें बन चुकी हैं। इसी तरह से दूसरे इलाकों की बात करें, दूसरा मेन मुद्दा जो समय के अनुसार पेयजल की जो पानी मूलभूत आवश्यकताओं में पेयजल की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं और जो 20 साल के समय के साथ साथ जिसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उस तरह का कोई प्रस्ताव किसी भी किस्म से नहीं लाया गया। होता क्या है, जो भी जनता जिसको चुनती है, जो नुमाइंदा होता है, उसका ये फर्ज बनता है कि इस इलाके की क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को क्या किस तरह की सुविधाओं की जरूरत आज है और आने वाले समय में होगी। मैं थोड़ा सा बीच में आपको टोकूंगा, माफी चाहूंगा। देखिए, इस हलके ने 12.5 साल तक मुख्यमंत्री दिया। हम भी आपके लगते हुए हलकों के गांव से आते हैं जी। हमारे वहां पर भी चबूतरों पर ये जिक्र चलते थे कि वे विकास बहुत हुआ है आदमपुर के अंदर, बहुत विकास करवा दिया चौधरी भजन लाल ने। जब यहां से चीफ मिनिस्टर साहब रहे और बीच में ये जो विकास की लकीर टूटी, तो इसके लिए क्या बड़ी वजह मानते हैं? जो कुलदीप बिश्नोई अपने पिताजी की जो विरासत थे उसको कैरी नहीं कर सके, जो कि वो बीजेपी का राज है, बीजेपी के साथ वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो वो लोगों के काम क्यों नहीं करवा सके? देखिए, मुझे जो जनता ने इस बार विधायक बना करके विधानसभा में भेजा है, तो मेरा नजरिया तो यही है, जो चुना हुआ एक नुमाइंदा होता है उसकी एक इलाके के प्रति दायित्व होता है। यस। और उसका उस इलाके का विकास जो इन टोटलिटी शब्द जिसको कहते हैं, हर किस्म का, हर सेक्टर का बिल्कुल विकास और 36 बिरादरी के जो हमारा भाईचारा है उसके सुख दुख की बातें और जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है उनका उस इलाके में धरातल पे ठीक से लागू की जा रही है, उनका फायदा उन सबको पहुंच रहा है या नहीं, ये बातें एक चुने हुए नुमाइंदे की दायित्व में आती हैं। बिल्कुल। और उसमें यह भी आता है कि आगे क्या आने वाले 20 साल में क्या जरूरतें होंगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं इस इलाके के बारे में किसी तरह की कोई ना तो सोच रही, ना रुचि रही और ना इस तरह की बातें कहीं विधानसभा के सत्र में हो, प्रशासनिक स्तर पे हो, कहीं रखी नहीं गई। क्यों बल्कि उनको ऐसा लगता रहा कि मैं एक बड़े परिवार से आता हूं, मैं तो जीत ही जाऊंगा, लोग मुझे वोट ही दे देंगे, तो जो धरातल की चीजें थी वो सरकार तक वो नहीं रख पाए। देखिए, कारण क्या रहा, कटाव रहा क्या जनता से? इसमें जो बताने की जरूरत नहीं है, 2024 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें सारी चीजें जनता के सामने आ चुकी हैं, उभर के सामने आई है और महज कुछ बातों पे आप चलते हुए और लोगों के बीच में जाएंगे तो वो लंबी नहीं चला करती। आज हमें क्या जरूरत है, हमें शिक्षा, बच्चों के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अच्छी शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, पॉलिटेक्निक की बात, अगर पॉलिटेक्निक है तो उसमें आगे क्या बढ़ोतरी की जानी है, जो आधुनिक शिक्षा की बात है उस नजरिए से क्या वहां नई बात होनी चाहिए, यही बातें स्वास्थ्य सेवाओं पे लागू होती है। आज हमारा जो आदमपुर इलाका है, आप किसी भी गांव में चले जाएं, चिकनवास में चले जाएं, दुर्जनपुर में चले जाएं, इधर बांडाहेड़ी और बुड़ाक चले जाएं, इधर आप गुरसाड़ चले जाएं, सारे इलाके टेल पे लगते हैं। आपको शायद ये पता नहीं है कि चिकनवास, टस्का भी टेल पे लगता है। कोई गांव ले लीजिए, बाड़क माइनर है, राणा माइनर है, कबीर माइनर है, बालसमंद माइनर है, सरसाना माइनर है, सब जाके टेल पे जो टेल इनका है वो आदमपुर हलके के अंदर है। पहली बात, किसान के खेत में यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा क्या है? सर्वोच्च पद रहते हुए भी ये चीजें क्यों हुई? मतलब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, किसान, इस इलाके के ज्यादा 80% लोगों का धंधा है, किसान है, खेती करते हैं, बरानी भी है, नहरी भी है। और जब तेल पे लगता है फिर आगे खाड़ों की बात आती है, खाड़े टूटे पड़े हैं,
हमने अब जब विधायक बनने के बाद मैंने 83 करोड़ के यहाँ से प्रपोजल्स भिजवाई विभाग से, वो अभी मंजूर होके आए हैं। 40 में से 36 हमारे वाटर कोर्स मंजूर होके आए हैं, और उसके लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा लड़ाई लड़नी पड़ी, हर सत्र में ये बात उठानी पड़ी, तो वो होकर के आए हैं। आप ये देखिए, जो नहर है माइनर है, उसके टेल पे पानी पहुंचता नहीं। मान लो टेल पे पानी पहुंच भी जाए तो आगे नाले टूटे हुए हैं, खेत में कैसे पानी पहुंचेगा? इस बारीकी में किसी ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और हमारे अब ये सिंचाई की बात है, अब आ जाइए पेयजल पे। वाटर वर्क्स कब बने थे? आज 20 साल से 30 साल से पहले के बने हुए। बिल्कुल। उस टाइम उनकी कैपेसिटी क्या थी और आज क्या जरूरत चाहिए? जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, पानी की मांग में बढ़ोतरी हुई है। हर काम जो जोड़ और कुओं पे चलता था वो सारा वाटर सप्लाई पे आ गया। और आज हमें 1 हफ्ता पानी मिलता है, ये बात भी हमने रखी है। जब दूसरे इलाकों में 2 हफ्ते मिलता है तो हमें 1 हफ्ता क्यों मिलता है? इसमें कहीं तो ये आप देख, इस सरकार का भेदभाव नहीं इस क्षेत्र के साथ? बिल्कुल, निश्चित तौर से ये बात विधानसभा में हर ये बात समानता की करते हैं, हर सत्र में ये बात रखी गई है। आप मैंने जो बातें तो फिर ये सबका साथ सबका विकास, ये तो फिर खोखला नारा, तो लोगों को बहकाने का, भटकाने का एक नारा है। मैंने हर सत्र में ये बातें रखी। आप उनकी जो कार्यवाही की जो होती है लिखित, आप कॉपी निकलवा सकते हैं, हर सेशन की कॉपी, हर सत्र की कॉपी। कभी मैंने स्कूलों की बात, शिक्षा की बात की, कभी स्वास्थ्य की बात की, कभी किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात की, आदमपुर को ग्राम पंचायत बना दिया, मैंने सब डिवीजन की बात की, बालसमंद को तहसील और सब डिवीजन बनाने की बात रखी। हमने नेशनल हाईवे की बात की है, जो हमारा नेशनल हाईवे नरवाना से आकर राजस्थान जाता है, हिसार के पश्चिमी हिस्से से, इससे हमने ये प्रस्ताव रखा है, सत्र में बात रखी है कि जो हिसार, आर्यनगर, बालसमंद, भादरा, इसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जाए। उधर से आप बरवाला, अग्रोहा, मंडी, आदमपुर, मोडाखेड़ा होते हुए भादरा और आगे 62 नंबर जो मेगा नेशनल हाईवे जो आ रहा है, बिल्कुल पंजाब से होके राजस्थान में जाता है, जो कि गुग्गा मेडी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वो इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। तो उसको ये नेशनल हाईवे यहाँ बनाया जाए। हिसार का पूर्वी भाग ले लें, हिसार का उत्तरी और दक्षिणी ले लें, सब नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी हो चुकी। पश्चिमी जो हिस्सा है, जिसमें हमारा ये आदमपुर ब्लॉक आता है, जिसमें नलवा आता है, और नलवा से ऊपर तुसाम तक आप चले जाएं, ये सारा इलाका आता है। तो इस इलाके का अगर हमें हमारे किसान की, हमारे युवाओं के भविष्य की बात करनी है, महिलाओं के कल्याण की बात करें, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग की अगर बात करें, छोटे दुकानदार की बात करें, तो हमें ये मूलभूत सुविधाएं और इस तरह के विकास के जो योजनाएं लानी होगी। जब तक ये धरातल पे लागू नहीं होगी तब तक इलाके का विकास नहीं हो सकता। आप निरंतर जनता में रहते हैं, लगातार जब भी हम आपसे बात करते हैं, हमारा भी क्षेत्र में आना जाना होता है, आप निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। क्या लग रहा है कि जो जनता में इस प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, वो आज भी दिखते 10 की 10 बनी हुई हैं? तो ये सरकार इस एंगल से सुनवाई कर रही है या फिर अभी भी वही ढाक के 3 पात है? देखिए, ऐसा है कि हमने जो एक बतौर विधायक, और क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में हैं, बिल्कुल, तो निश्चित तौर से परिस्थितियां डिफरेंट हैं। लेकिन फिर भी आप बहुत फिर भी हमने कोई ऐसी बात नहीं रखी जो बात सरकार के ध्यान में ना लाई गई हो। जैसे मसलन मैंने पानी की, पीने के पेयजल की बात की। अब पेयजल की जब 1 हफ्ते पानी आता है, हमारे वाटर वर्क्स अंडर कैपेसिटी के हैं, वो तो भरे ही नहीं जाते, और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी जरूरत है, और पानी 3 हफ्ते या 2 हफ्ते आए तो होना चाहिए, और जो कि अभी ये समस्या आने वाली है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आज यहाँ पे इस इलाके में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। हम सिंचाई की बात कहाँ करेंगे? तो ये जो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, स्कूलों में उस तरह की योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं को इग्नोर किया गया है, आपका मंडी आदमपुर है उसको इग्नोर किया गया है, पिछले 4 साल से खुदा पड़ा है।
आप जवाहरनगर एरिया है उसके लाइन पार जिसको कहते हैं, वो भी 7-8-9 हजार की आबादी है, वो भी इसी तरह खुदा पड़ा है। ये बड़ी शर्म की बात है। हम ये देखिए चुनाव के अंदर गए तो सारा आदमपुर आपका कोई भी रोड ऐसा नहीं है ये कह दें भाई इस रोड की बजाय इस रोड चले जाओ, वो भी ऐसे ही मिलेगा। मतलब जिस आदमपुर के पूरे हरियाणा के अंदर चर्चे थे, जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता था, उसकी ये दुर्गति। हाँ देखिए, आप जो लोग कहते हैं कि हम 1000 करोड़ ले आए, हम 1100 करोड़ ले आए, हम 800 करोड़ ले आए, कहाँ है फिर हम यही तो मांग, हमने चुनाव में यही तो बात रखी। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक डिटेल दे दो आप कि इसमें कौन कौन से काम कराए गए, हम जानना चाहते हैं। शहर खुदा पड़ा है, इलाके में बिजली की सप्लाई मौके पे हो नहीं रही, गाँव में जाओ लाइनें घरों के ऊपर से जा रही हैं, और आधे गांव में पीने के पानी की कनेक्टिविटी भी नहीं है। ये सारी बातें हमने रखी हैं। और जो विधानसभा में जो दूसरे सदस्य हैं उनको एक बड़ा भारी एक इम्प्रेशन था कि आदमपुर तो बहुत विकसित इलाका है, बहुत विकसित आदमपुर का बड़ा नाम है। अब सबको पता लग चुका। पीछे विधानसभा की सब कमेटी भी आई थी, 9-10 विधायक आए थे, हमारे डिप्टी स्पीकर चेयरमैन होते हैं, उन्होंने आदमपुर और आसपास का इलाका घूम के देखा। कई जगह तो वो मोटरसाइकिल पे भी गए बैठ के, मैं भी साथ गया, मिड्डा जी, और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये आदमपुर है, ये है। मेरा भी प्रथम भाव यही था जब मैंने देखा और था। हमारे बहुत किस्से कहानियां सुनी थी जब भाई हम इलेक्शन में हम घूमे ये क्षेत्र, आपके चुनाव में भी हमने कवरिंग किया था, तब हम भी हैरान थे। जयप्रकाश जी चुनाव लड़ते थे, नहीं हमारे वो विधायक आए थे मेवात से, वो कहने लगे ये तो मेवात से भी बुरा हाल है ज्यादा यहाँ पे, इससे तो हमारा मेवात अच्छा है। आप अंदाजा लगाइए, जिस आदमपुर का कभी नाम होता था, जिस आदमपुर को कहीं लोगों में एक गिनती होती थी, उस आदमपुर को। और मैं दूसरी तो ये जनता ने जो चोट दी है, ताजा चोट दी है, 57 साल पुराना किला ढह गया है, ये चोट उसी का परिणाम है। देखिए, जो आदमपुर हलके की जो जनता है, उन्होंने इस चुनाव में बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। 36 बिरादरी ने संगठित होकर के और अपने भले में, इलाके के भले को ध्यान में रखते हुए, और अगली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, अगली पीढ़ी के लिए क्या चाहिए, ये बात इस चुनाव में हमारे द्वारा रखी गई और उनकी एक सोच बनी। उन्होंने कहा हम तो एक बहुत दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, क्या लगता हमें तो ये कभी सोचा ही नहीं इस बात पे। वो सिर्फ एक महज मेल जोड़, और वो भी बहुत कम मेल जोड़ के अपने घर में बेबस होके बैठे रहे। आपकी नम्रता और आपका विकास मॉडल जीता या उनकी विफलता की हार हुई है? देखो, हमने एक नरेटिव सेट किया, नरेटिव ये सेट किया मैंने जो रखा पब्लिक में, कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने और हमारे आदरणीय नेता 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बना करके भेजा है। और मैं बतौर उम्मीदवार, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि एक चुने हुए जो नुमाइंदा होता है, उसकी एक इलाके के प्रति दायित्व होता है, उसकी एक भूमिका होती है। और एक जो चुना हुआ विधायक होता है, उसको सारा विकास हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे वाटर सप्लाई है, चाहे सोशल वेलफेयर है, हर सेक्टर का उसका देखना, और उसकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पे लागू हो रही है, हमारे लोगों को फायदा पहुंचता है। अब हम जनता दरबार लगाते हैं, उसमें बहुत से लोग आते हैं, मेरी पेंशन नहीं बनी थी, तो हम उसको करते हैं बात अधिकारी से। और जो कि ये कहा जा रहा है कि सरकार में तो जो काबिल है उसको कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, पेंशन घर बैठे बन जाती है। कल मैं एक विकलांग अधिकार मंच बना हुआ है, जो उसमें हमारे विकलांग भाई बहने हैं, वो उसके सदस्य हैं, उनके एक सम्मेलन में गया कल आदमपुर में। उन्होंने अपनी बातें रखी, उनकी रोजमर्रा की मेडिकल कराने की है, पेंशन की है, रोडवेज में सुविधा यात्रा की है, कई बातें रखी। तो हमने तुरंत अधिकारियों से बात करी। इसी तरह रक्तदान शिविर वहां पे लगा हुआ था, वहां पे जो युवा आते हैं रक्तदान करने के लिए, उनको शुभकामनाएं देना, उनकी पैटिंग करना, उनको शाबाशी देना कौन देगा? ये दायित्व एक ये तो आपने एक नई चीज की है, जो विकलांग दरबार आपने लगाया है। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी हलकों को भी आपसे सीखना चाहिए। एक आपने नई चीज की, बहुत अच्छी चीज की, मैं सराहना करता हूँ इसे। बड़ा सवाल है, बाबर शेर दोबारा से कांग्रेस में आ रहा, डर लग रहा क्या? देखिए,
जो नुमाइंदा होता है, जो विधायक जिसको जनता ने चुना है और जो लोगों के बीच में रहता है, वो कभी डरता नहीं। बब्बर शेर है डर तो। बब्बर शेर के राजनीति में कोई मायने नहीं है, प्रजातंत्र में इसके कोई मायने नहीं। महज एक कह देना, ये एक बहुत मैं अच्छी सोच नहीं मानता इसको। जो राजनीतिक जो भी नुमाइंदा है, जो राजनीतिक नेता है, कार्यकर्ता है, जो लोगों के बीच में रहता है, वो कभी नहीं डरेगा। आप ये मान के चलिए, जो लोगों की समस्याओं के में जिसकी समाधान में भागीदारी होती है, इलाके के प्रति समझ होती है कि क्या जरूरत है, वो डरा नहीं करता कभी। डरते तो दूसरी दुनिया में घूमने वालों को शायद वो बता सकते हैं, मुझे तो ज्यादा नहीं उसमें मैं ये पूछना चाहिए, ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा कि ये शेर है, ये बब्बर शेर है, ये बकरी है, ये गिद्दड़, ये सर्टिफिकेट मिल कहाँ रहे हैं? ये तो आप इसका पता लगाइए। आप जिन लोगों ने ये बातें कही हैं उनसे पूछना भाई इसका क्या भाव है, कहाँ तय होता है, क्या भावार्थ है इसका, तो वही बता सकते हैं। हमारा तो देखिए ये है कि हमारा ये 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, ये हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। इन्होंने मुझे अपने सर आंखों पे बिठाया है, तो मैं तो हमेशा उन लोगों का ऋणी हूँ। बहुत अच्छे। और आने वाले समय में मेरा यही प्रयास है। जो ये किला ढहा है, ये इधर उधर ये किला ढहने का, और जो ये बीच में विकास नहीं हुआ, जो बड़े बोलापन है, बब्बर शेर, ये वो मैंने राज बना दिया, क्या ये बड़ी वजह यही है? देखिए मुझे ये होता है, मैं अपनी निजी बात कहूंगा कि हर एक इंसान का जो कद होता है, उस कद के हिसाब से उसी सोच और समझ, उसी नजरिए, उसी परिपक्वता के साथ ये बातें करनी चाहिए। छोटी बात राजनीति में करना उचित नहीं होता, और यही एक अच्छे नुमाइंदे की पहचान होती है। तो हमें जो हमारा दायित्व क्या है, उस पे नजर रखनी चाहिए, बजाय इन बड़ी बातों के इधर उधर। हम जैसे कई बार मीटिंग्स आ जाती हैं दिल्ली, चंडीगढ़, तो हमारा जो ध्यान है वो ध्यान वहीं रहता है, इलाके में रहता है कि सूचना आती है कि ये बात होगी, इस परिवार के साथ ये घटित हो गया। तो हमारा ये होता है। जब मैं अधिकारी था और जब मैं राजनीति में आया, तो मुझे 1-2 कमेटीज का मैं मेंबर बना। उसकी चंडीगढ़ में मीटिंग होती थी, मीटिंग का टाइम अक्सर 4 बजे का होता था, तो 4 से 2 घंटे मीटिंग चलती थी। 10 सेलेक्टेड लोग होते थे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग, उनमें मेरा भी मैं भी सदस्य था। सौभाग्य आपका। तो हाँ, निश्चित तौर से। और मुझे आदरणीय हुड्डा साहब ने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने एक मार्गदर्शन भी किया, और हमने सीखा बहुत है। सीखते सभी से हैं, लेकिन उनसे विशेष तौर से 36 बिरादरी की जो एक क्या मतलब उनके प्रति नैतिकता के एंगल से कितनी गहरी जिम्मेवारी एक राजनीतिज्ञ की होती है, ये बात सीखने को मिली। तो मैं बता रहा था, मीटिंग से जब हम लोग निकलते थे, तो मैं तो अधिकारी रहा था, मैं वहीं पे गेस्ट हाउस में ठहर जाता था। मेरे साथी जो राजनीतिज्ञ लोग होते थे वो निकल लेते थे। मैंने कहा तुम क्यों, अब रात को इतने लेट हो चुके, कैसे जाओगे? तो उनका यही जवाब था कि नहीं, वहां इस तरह से एक शादी है, कुछ दूसरे सामाजिक कार्यक्रम है। लेकिन मुझे जब लोगों ने विधायक बना करके चुन करके भेजा और राजनीति में पूरी तरह से जब मेरा वो हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि वो लोग बड़े ठीक थे। तो अब मैं भी उसी में रहता हूँ कि मैं रात को चाहे 12 बजे पहुंचूं, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पहुंच के अगले दिन के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में, और मेरा प्रयास रहता है जो सामाजिक वो है, मैं ज्यादा दिखावा तो अधिकारी की जॉब ज्यादा कठिन है या विधायक की जॉब ज्यादा कठिन? नहीं, देखिए इसमें तो सारा ओवरऑल आ जाता है। राजनीति में तो सभी तरह के लोग मिलते हैं आपको। समाज सेवा में जब आप आते हो तो हर तरह के आपको, अगर अधिकारी वाला ताना बाना आप मान के चलेंगे तो आप तो काम कर ही नहीं सकते। अधिकारी का एक अलग से भूमिका होती है, उसका एक अलग से सीमाएं होती हैं काम करने। रामजी लाल का परिवार एक सामाजिक और मर्यादित परिवार माना जाता है, संस्कारों वाला परिवार माना जाता है। चौधरी भजन लाल की, डॉक्टर रामजी लाल की भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है,
और उन्होंने मिलकर इस क्षेत्र का विकास भी, पंडित रामजी लाल जी। और बड़ी बात यह है कि पंडित रामजी लाल की उपाधि लेना और उसके अनुरूप अपना आचरण समाज में बना के रखना छोटी चुनौती नहीं थी ये। तो दोनों का बड़ा अच्छा वो रहा है। तो आपको क्या इस बात का मलाल भी है कि जिस परिवार से आपके इतने गहरे रिश्ते रहे थी, आपने ही उस परिवार को हराना पड़ा, इस बात का मलाल है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जैसे हमारे चाचा जी का आपने चर्चा की, वो बहुत ही अनुशासित, मर्यादित और आर्य समाज में बहुत की भागीदारी रहती, उस विचारधारा से वो, और वो 36 बिरादरी के भाईचारे के प्रति उनका बड़ा रोल रहता था। बिल्कुल। सब जगह से बहुत मेहनती थे, उनमें सज्जनता थी, सरलता थी और बहुत उनके अंदर गहराई थी। तो वो मैंने देखा कई बार जब हम कोई बात कहते थे तो वो चुप हो जाते थे, तो हम ये अंदाजा लगाते थे ये चुप हुए तो इसके मायने हैं। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा, बड़ों से सीखा, बुजुर्गों से सीखा, जो साथ रहे उनसे भी सीखा। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ परिस्थितियों में बदलाव आता है, और परिस्थितियों में जैसे बदलाव आता है तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारा जो आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य की बात होती है। उनकी हर तरह से कैसे अच्छा समाज का विकसित समाज हो, उस बारे में एक सोच होती है। तो ये सारी बातें बहुत आवश्यक है, समय के हिसाब से ये चीजें चलती हैं। लेकिन हमें जो हमारा इतिहास रहा है उससे अच्छी बातें लेकर के और हमें आगे चलना चाहिए, जनता की सेवा के लिए आगे चलना चाहिए। जनता की सेवा हो, समाज सेवा हो, उसमें अच्छी बातें जो हमें इतिहास से मिली है उन बातों को सीखते हुए, अपने बुजुर्गों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अब मैं जिस भी गांव में जाता हूँ और जिस घर में मैं बैठता हूँ, मान लो किसी अफसोस पे गए तो वहां जो फोटो लगी हुई होती है वो बुजुर्ग का हमारे परिवार से आना जाना था। तो मुझे वही बचपन में जब हम स्कूल में थे, जब वो आते थे, उनको पानी पिलाते थे, गांव में रहते थे आर्यनगर में, हुक्का भर के लाते थे और उनको चाय पिलाते थे, तो वो बुजुर्ग याद आती है। तो वहां से फिर मैं लिंक करता हूँ कि ये तो आया करते थे। मेरा अगला सवाल यही है, क्या कुछ लोग आज के युवा पीढ़ी ये कहती है कि राजनीति गंदी है, और आप एक उच्च कोटि का आदर्श पेश करते हुए आईएएस की नौकरी से यहाँ पर आए हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी लाइन इस शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते जो गंदी है या इस तरह नहीं। ये आपका एक, हर एक का अपना अपना नजरिया और रुचि की बात है। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं तो इनका डॉक्टर का पेशा, और डॉक्टर के साथ ये समाज सेवा में जुड़ गई। इसी तरह हमारा इंजीनियर है तो इंजीनियर का एक अच्छा निर्माण हो, भवन निर्माण हो, अच्छी भवन बने, उनका अच्छा जो समय के साथ बदलाव आया है उसमें वो चीजें करें। इसी तरह आप किसी को, इसी तरह राजनीतिक का है, इसी तरह सामाजिक व्यवस्था की बात है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है। जैसे हम अधिकारी कोई बनता है, अधिकारी का अगर उसका रुचि है, हमारे में बहुत से अधिकारी हैं जो आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सक्सेस रेट सबका नहीं, उतना अच्छा नहीं होता। तो ये तो हर एक की रुचि की बात है। और वैसे देखा जाए ना, एक अधिकारी का अनुभव होता है समाज सेवा का, वो भी आकर प्रशासनिक अधिकारी को होता है। तो अगर प्रशासनिक अधिकारी इस लाइन में आए तो वो ज्यादा सक्सेस भी हो सकता है, ज्यादा जनता के काम करवा सकता है। और हम आपके लिए देख भी रहे हैं, आप इजीली चीज को समझ जाते हैं और आपको पता कि ये काम कहाँ से होना, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। तो आपके लिए ये सुखद भी है कहीं न कहीं। अगर कल को कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आते हैं तो चंद्र प्रकाश जी उनका स्वागत करेंगे? देखिए, अभी तो ये भविष्य में क्या होने वाला है वो तो भविष्य में ही बातें कही जाएगी। लेकिन मैं उस परिवार से हूं जो कांग्रेसी परिवार है, थ्रो आउट जो कांग्रेसी परिवार रहा है। यस, जब मैं, यानी कि आपने जगह नहीं बदली, जगह उन्होंने बदली। जब मैं प्रशासनिक सेवा में गया था तो मेरा परिवार कांग्रेस में था, और जब मैं वापस आया 35 और 37 साल की सर्विस के बाद तो कांग्रेसी परिवार ही है। तो ये पुरानी जो हमारी राजनीति है वो एक कांग्रेसी परिवार की राजनीति है, और एक स्वच्छ
और लोगों के प्रति समर्पित भाव से, सेवा का भाव रखते हुए हमारे परिवार ने राजनीति की है। पंडित रामजी लाल जी का आज सारे हरियाणा में नाम है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वो लोग करते हैं, उनकी सज्जनता की बात करते हैं, बिल्कुल, उनकी सरलता की बात करते हैं। बिल्कुल, आज आर्यनगर गांव कितना बड़ा है, बिल्कुल। अगर इस परिवार की बात आती है तो वो आर्यनगर गांव एक होता है, एक होता सारा एक होता है, बिल्कुल। और विकसित गांव की श्रेणी में आता है तो अच्छे गांव, पंडित जी का बड़ा रोल है इस चीज में। आर्य समाज का हाँ, गुरुकुल है। आखिरी समाज, आखिरी सवाल है, कांग्रेस केरल को अगर हम छोड़ दें, लगातार चुनाव हार गई, आप यहां पर भी चुनाव हार गए, नगर निकाय के भी चुनाव हार गए, तो क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि नगर निकाय की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे, हम सब की ड्यूटीज लगी, हम सब ने कैंपेन में भाग लिया, मेहनत की, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं आए जो हम उम्मीद करते थे। कई बार उसके कारण होते हैं। आज मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और 10 किस्म की बातें हैं। हमारे व्यापारी, कर्मचारी या दूसरे लोग हैं, वो थोड़ा सा हर नजरिए से देखते हैं, करते हैं। पोलिंग परसेंटेज भी डाउन आया, आपने देखा होगा, 50%, 55%। तो पोलिंग परसेंटेज से ही पता लगता है। तो पूरी अगर पोलिंग होती तो निश्चित तौर से परिणाम जो अलग से आते, अलग से होते। और कांग्रेस पार्टी का ठीक है, कांग्रेस पार्टी तो इतिहास, देश को आजाद कराने का इतिहास है। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी, आपका इशारा क्या एजेंसियों के हमारा जो दुरुपयोग है उसकी तरफ है? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, हमारा जो नेता है राहुल गांधी जी, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका देखिए आप हर मुद्दे को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो संविधान बचाने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत का शब्द में क्या है, 36 बिरादरी के भाईचारे की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। देश का संगठित रहे हमारा समाज, उस दिशा में उनका प्रयास रहता है। तो ये जो बातें, जो मुद्दे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक ताकतवर पार्टी बन करके आएगी। और चुनाव की, जहां चुनाव आते रहते हैं, लेकिन हम अगले चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे और निश्चित तौर से विजयी होंगे। हाँ, तो इसमें राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें जो आपका एक्सपीरियंस था वो काम आया और आप हारी हुई बाजी जीत गए। पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप चुनाव अधिकारी भी रहे हैं, आपने पोलिंग भी करवाए हैं, चुनाव भी करवाए हैं, तो उसके लिए आप क्या महसूस करते हैं? कि देखा जाए तो सब ये मान रहे थे कि ये लगभग बीजेपी ले गई है दोनों की दोनों सीटें, लेकिन एंड टाइम पे जो आपने सुझाव दिया और आपके सुझाव से एक वोट बीजेपी कैंसिल हुआ जी, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि श्रेय तो सारी पार्टी को ये जाता है, सभी विधायकों को जाता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे जो राव नरेंद्र सिंह जी प्रधान हैं, और सभी को उसमें हमारे जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही। तो इसमें तो राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अगर दूसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, पहला तो सवाल ये है। नैतिकता, राजनीति में नैतिकता क्या कहती है? जिसका जितना नंबर है, तो कैंडिडेट तो दो ही बनने थे, तो वो तीसरा कैंडिडेट क्यों लाए? इसका मतलब उन्होंने शाम, दाम, दंड, भेद, सारी बातों, उनका मन साफ नहीं था। उन्होंने यही किया ना, हम किसी भी तरह बाय कुछ हो हम ये सीट लेंगे। क्यों लेंगे? प्रजातंत्र एक साफ सुथरी राजनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उसमें भागीदारी होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज कैसे क्लिक की कि ये वोट रद्द हो सकता है? नहीं, वो तो कई बार आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे हमारे राजनीतिक लोग हैं, वो उनका इतना तजर्बा है, इतनी लंबी उनकी राजनीति में यात्रा है। जैसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ले लें, तो वो सामने देखते ही बता देंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। इतना तो तजर्बा होता है। तो हमारा भी प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, राजनीतिक अधिकारी भी रहे,
तो ये तो चीजें समझ भी होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी होती है। बड़ी काम आई पार्टी की, आपकी वो सूझबूझ तो थी, वो पार्टी तो के नहीं, वो सभी का साझा प्रयास साझा प्रयास था। मैं तो एक पहली बार Yes. चुना हुआ विधायक था वहां फिर भी पे। कितना काम आई मैं पार्टी एक के। पोलिंग एजेंट तो था वहां पे, लेकिन वो होता तो जो सीनियर लोग Senior हैं लोग। उन्हीं का जो रणनीति बनाते हैं हाँ। तो उन्हीं लोगों की होती है। हाँ। हम तो सिर्फ एक साथ उनके यस बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। जी। और ये हम पक्का इरादा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये शाम दाम दंड भेद की जो नीति है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारे पास कोई पत्ता भी नहीं फड़का। ये ठीक है, हमारे कोई 5 साथी हैं, वो कमजोरी रही उनकी, तो उसमें बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जी। परंतु राजनीति में लंबा वही चलता है जिसमें नैतिकता की बात हो, जिसमें लोगों के प्रति अपने दायित्व की समझ हो और जो समाज सेवा और राजनीति में अपना सर्वोपरि मान के चले। जी, आखिरी 1 मिनट, जो आपका क्षेत्र है ये बाढ़ से काफी प्रभावित हुआ और अभी भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि बारिश का सीजन आने वाला है। यहाँ पर संत रामपाल जी की टीम ने उन्होंने अच्छा काम किया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरे आदमपुर हलके में भी बहुत अच्छा काम किया और उनके जो मिले हैं प्रतिनिधि, मैंने उनका धन्यवाद भी किया है। ये बहुत अच्छी बात है। जहां तक सरकार की भूमिका की बात है, सरकार की अभी भी क्या रिप्लाई और प्रशासन की भूमिका को मैं सेटिस्फैक्टरी नहीं मानता, नहीं मानता, जो कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। दो बातें हैं। मंथली मासिक बैठक में हमने पहले एक बात की थी, इसकी सफाई कराइए, नहीं तो आने वाले समय में समस्याएं नहीं की तो समस्याएं हुई। बिल्कुल। तो वहां प्रशासन सरकार का क्या रोल हुआ? मंत्री जी मीटिंग में बैठे हुए थे, प्रशासन सारा वहां था। अगर उसकी सफाई होती तो ये दिक्कतें नहीं आती। उसके साथ साथ फसलें बर्बाद हुई, उनका मुआवजा आज तक नहीं आया, किसान इंतजार में बैठा है, उनके खातों में नहीं आया। कृषि मंत्री जी विधानसभा में कहते हैं हमने इतने लाख इतने, भाई मैंने कहा हमारे आदमपुर का 50,000 एकड़ का 7,000 किसान है, उनके पास तो पैसा आया नहीं। हमारे उकलाना में हमारे नहीं मिला आज तक। और मैं जब भी जाता हूँ पूछता हूँ किसी के खाते में पैसे आए, किसी का जवाब नहीं मिलता। कहाँ दे दिया? तो अब भी कोई किसान नहीं मिला। फिर अभी भी जो धरने चल रहे हैं किसानों के, अभी भी हमने अपील की है सरकार से और प्रशासन से कि अगले सीजन को ध्यान में रखते हुए ड्रेन की सफाई कराई जाए। बिल्कुल। लाइनिंग का या चौड़ा करने का या इसको ऊंचा करने का जो है वो कराया जाए, इसमें देरी ना की जाए। साथियों, ये थे हमारे साथ आदमपुर के लोकप्रिय विधायक चंद्र प्रकाश जी, जो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, जिनकी सूझबूझ के चर्चे पूरे हलके में छोड़िए आप पूरे हरियाणा में हैं। हमने पूरे विस्तार से चर्चा की, हमारी आदमपुर के विषय पर भी चर्चा हुई, चौधरी भजनलाल परिवार पर भी चर्चा हुई और कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीति के विषय पर भी चर्चा हुई। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।